अस्सलाम वालेकुम। मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले कि अफसाना चौथी का जोड़ा शुरू किया जाए, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस अफसाने को, और सिर्फ़ इसी अफसाने को नहीं बल्कि इसके पहले अफसाना भोला और अफसाना हज्ज अकबर जो आपको पढ़ के मेरे ज़रिए सुनाया गया, उसे आप अपने जानने वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अफसाना चौथी का जोड़ा 11वीं क्लास के निसाब में शामिल है। इस अफसाना को आप 11वीं क्लास के उर्दू स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अफसाना भोला 10वीं क्लास के निसाब में शामिल है। आप 10वीं क्लास के ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को उसे शेयर कर सकते हैं। उसी तरह अफसाना हज्ज अकबर 9वीं क्लास के उर्दू सिलेबस में शामिल है। आप हज्ज अकबर 9वीं क्लास में उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आप यह काम ज़रूर करें ताकि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को पूरे उमंग, पूरे जोश के साथ अफसाना या दूसरे असबाक बता सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ठीक है, चलें, ठीक है। आज आप देखें अफसाना चौथी का जोड़ा। अफसाना चौथी का जोड़ा जिसकी मुसन्निफ़ा हैं इस्मत चुग़ताई, ठीक है ना। इस्मत चुग़ताई का अफसाना चौथी का जोड़ा काफ़ी मशहूर और मारूफ़ अफसाना है। आप इसे एक एक के लफ्ज़, एक एक सतर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको आने वाले दिनों में आप जिस किसी भी इम्तहान की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए। अफसाना चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ़ सुथरी जाजिम बिछी थी। ध्यान देंगे, इस अफसाना का पहला लफ्ज़ है सहदरी, ठीक है ना। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ़ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की टोल के 2 पाठ तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफ़ेद गज़ी का निशान बेवतने की किसी को हिम्मत ना पड़ी थी। काट छाँट के मामला में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितने जहेज़ संवारे थे, कितने छट्टी छूछक तैयार किए थे और कितने ही कफन बेवते थे। जहाँ कहीं मोहल्ला में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी बेवंत ना बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तकोन बनाती, कभी चौखट्टा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आँखों से नाप तोल कर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, गिरीबान के लिए कतरन मेरी बख्शी से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। ठीक है, पर आज तो सफ़ेद गज़ी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। जब ही तो सब दम साधे उनका मुंह तक रही थी। कुबरा की माँ के पुरइस्तक़लाल चेहरे पर फ़िक्र की कोई शक्ल ना थी। 4 गिरह गज़ी के टुकड़े को वो निगाहों से बेवत रही थी। लाल टोल का अक्स उनके नीलगों जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियाँ अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो और उन्होंने मुस्कुरा कर कैंची उठा ली। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे दूर कुछ सोच रही थी। एक और नाम यहाँ पे आ गया, हमीदा। आप एक एक कैरेक्टर, एक एक किरदार का नाम अपने जहन में रखेंगे। ठीक है,
दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह भी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बगची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कोंढ़ी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कन अखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी उसके जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रूपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाँके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर बेवंत निहायत नाजुक मरहले में पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम के दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी, कोई जोड़ा अल्लाह हमारा चैन से ना सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में ज़रूर कोई अड़ंगा लगेगा। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पाइयों की पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सघड़ापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के रोज़ से सघड़मा ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। ज़रा सी कतरन भी बचती तो तले दानी या शीशी का गिलाफ सीकर धुनक गोखरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुज़रे सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़ा होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर ना जाने क्या सोचा करते। और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी, कौन कहता था कि जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आँखों में किरणें नाचीं, ना उसके रुखसारों पर जुल्फ़ें परेशान हुई। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पाँव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुँह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए ज़िद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियाँ ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर भी अम्मा का दस्तूर ना टूटा। वो इसी तरह रोज़ दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शुभरात के महीने में करीब का दोपट्टा 7.5 रुपये में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफशां भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह देखो जो इसी घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो उस काना फूसी की ज़बान को अच्छी तरह समझती थी।
उसी वक्त भी अम्मा ने कानों की 4 माशा की लौंगें उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नीफे के लिए टोल ला दें। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चट्टा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। ठीक है। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रिकत नफल तेरी दरगाह में पढ़ूँगी। हमीदा ने फजर की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी। सुबह राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धोऊं भी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, भी अम्मा मुस्कुराती रहीं और करीब के दोपट्टा में लप्पा टाकती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंगें गई थीं, उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियाँ भी जो मंझले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थीं। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना, पुलाव महकते, खुद सूखा सा निवाला पानी से उतार कर वह होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। ज़माना बड़ा ख़राब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देख कर कहा करती। और वो सोचा करती, हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। भी आपा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती है। निहार मुंह पानी का घोंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती है, दूध औटाती है ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे। और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगतीं और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वह उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बसांदी बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती, उनके तेल में चपचपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काढ़ती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हकीमाना अंदाज में खुसर फुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तावीलें पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आँखों से। ऐ नौज, खुदा ना करे मेरी लौंडियाँ आँखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फ़ख्र से कहती। ऐ तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पक्के मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूर अंदेशी की दाद देनी पड़ी। ऐ बहन, तुम तो सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगौड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देख कर हंसती। अरे ओंक चढ़ी, बहनोई से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक, ऊँह वारी चल दीवानी। अरे तो मैं क्या करूँ खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भाई हमें तो शर्म आती है। ए हे, वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा, बी अम्मा चिढ़ कर बोली। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मस्कोट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद
खल के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी, चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहाँ से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आँखें हैं। जा निगोड़ी मारी, अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाता है। ए हे, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लौटी हुई बारातों का गुब्बार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मानिंद उदासी। मैं सर झुकाए फिर खंभे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हैं। चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो। मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने हली कर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा के इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं। मेरी भी आपा को जो शानदार नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निगलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर भी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गईं। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बियापा ने शर्म हया से घुटी हुई आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाले के हाथ खा जाऊं। ओ नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बियापा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसांद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई ख़रीदार ना आएगा? क्या इन्हें कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का अतर ना बसेगा? जी चाहा ज़ोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बियापा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज़ इतनी रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दोज़ख जैसा पेट था। वो कह रहे थे कि अपनी बियापा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जो शानदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आप के वो। अरे चुप मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम ना लीजियो। नहीं बियापा, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलस रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक अबरू शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या यह स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूँ। कमीने, मिट्टी के तोदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते ग़ुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में
किसी नसीबों जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथ का बुना हुआ है जो नन्हे पंगूरे झलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी ज़िंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार के गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भारतनाट्यम के मुद्रा ना दिखा सकेंगे। उन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, उन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं ताकि तुम उजले चट्टे बगुला भुगती का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं, उनमें कभी चूड़ियाँ नहीं खनकती हैं, उन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गरिबान और बाल नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसल्ले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बी आपा ये राहत भाई बड़े ख़राब आदमी हैं, मैंने सोचा कि मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वह मुस्कुराईं, मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ चूर हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा, बड़े शरीर हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज़ में शर्मा के कहा, बी आपा सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए कहा, देखो मेरी चूड़ियाँ बी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मुसर्रत से बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। अहे तो दम काहे को निकल गया, बड़ी मोम की बनी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, वो कसर निकालियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुँह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई। है तू बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। ये बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है, झुकाव देने पर कहीं मैं ही नहीं पिस जाऊं। मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा, वो खामोश दहलीज पर आ बैठी, आटा गूंद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो ज़मीन की छाती फाड़ कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। मगर इशारों कनाइयों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रख कर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सेहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपना आंचल हटाकर नियाज के मलिदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांस मेरे कान में लगी। ये मलिदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज़ रहे थे जैसे वो सांप की बामी में घुस आई हो, और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो।
कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खोह में डूबता चला गया। नीचे तअफ़्फ़ुन और तारीकी के अथाह गार की गहराइयों में, और एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। नियाज़ के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने ज़मीन पर गिरकर 2-4 सिसकियाँ भरीं और गुल हो गईं। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियाँ मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। इसके बाद उस घर में कभी अंडे ना तले गए, पराठे ना सिके और स्वेटर ना बुने गए। दिक ने जो एक अरसे से भी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अपना नामुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उस सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजिम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ीं। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरफ भी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज़ रहा था। बाएं अबरू फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियाँ भाएं भाएं कर रही थीं, जैसे उनमें लाखों अज़दहे फनकार रहे हों। लट्ठे की कान निकाल कर उन्होंने चौक पर तह किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियाँ चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था। उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा सीता ना जाएगा। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मीनाओं की तरह चहकने लगीं। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टोल पर सफ़ेद गजी का निशान, उसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है, और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोरा तोड़ लिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनके रूई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सोहा जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। ठीक है, इस तरह से अफसाना चौथी का जोड़ा ख़त्म होता है। मेरे ख़्याल से आप पूरा अफसाना समझ गए होंगे, और अब इंशाअल्लाह आपको इस चैप्टर से, इस सबक से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप उसे ज़रूर सही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।